हाँ? हो गया। चले देखो, चल देखो आज कौन सा चैप्टर पढ़ेगा। हाँ, उत्सर्जन। जे अगर एनसीईआरटी में पढ़ा जाते ना तो एनसीईआरटी जब बुक देखो तो एनसीईआरटी बुक में ना ये जे चैप्टर जे दिल है पहलू के चैप्टर में पहला चैप्टर में आ जाए तो कौन कौन पोषण, पोषण के अंतर्गत ही श्वसन तो परिवहन आवे छे और उत्सर्जन। एनसीईआरटी में ई चारों चैप्टर मिला कर एगो चैप्टर बना दिल गेले हैं। आ एकरा बाद जे एनसीईआरटी देखो तो एनसीईआरटी में दिल गेले हैं जे अब ई जे भारतीय वन है, भारतीय वन में 5वां चैप्टर है, एनसीईआरटी में क्या है दूसरा चैप्टर है। तो सबसे पहले उत्सर्जी केकरा कहे छै से समझा। तो उत्सर्जी केकरा कहे छै तो उत्सर्जी हम ओकरा कहबै जे शरीर के लिए हानिकारक होता है। केकरा लेल? शरीर के लिए हानिकारक होता है। और हानिकारक पदार्थ के अगर हम शरीर से बाहर निकाल देवा तो वह कथी कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। समझ में आ गया? जैसे में देखो कार्बन डाइऑक्साइड कथी है? शरीर के लिए लाभदायक है या हानिकारक? लाभदायक। बहुत सुंदर। कहाँ से ऐसा दिमाग लाती है? क्लियर? देखो शरीर के लिए कार्बन डाइऑक्साइड है हानिकारक, पसीना हानिकारक है कि ना? अगर मान लो शरीर से पसीना ना निकलता है तो देखो ई समझा शरीर देखो अपना के की काम करे छे, शरीर में बहुत सारा छिद्र है कि ना? है ना? बहुत सारा जब छिद्र है तो उ माध्यम से की हो छे जे जब शरीर में से पसीना जो है पसीना न निकले के कारण मान लो कि ई शरीर हो गए तो शरीर पर की होला पसीना निकलता आ पसीना ना निकलला ऊपर से के मल यानी कि गंदगी उंदगी बैठाला आ ओहे गंदगी जब नीचे से पसीना आवे छे तो उ गंदगी की हो जाए छे फूल जाए छे। आ फूल जाए के कारण की हो जाए छे तो अपना के की कहे छे जे गोसाई बाबा हो गेलखिन ना कहे छे, छोटी माता बड़ी माता ना कहे छे ओही वाला बात। मगर ऐसा कोनो बात है उ सब कथी है उत्सर्जन पदा अपना के जे सुर का फेंका छे ओहो कथी है उत्सर्जी पदार्थ। कार्बन डाइऑक्साइड इहो कथी उत्सर्जी पदार्थ, यूरिया है कथी उत्सर्जी पदार्थ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चला एक सबसे पहले डिफिनीशन समझ। अमोनिया हो गए कौन चीज होला ई सब उत्सर्जी पदार्थ होला है। चला देखा डिफिनीशन देखो कथी कहे छै। चले देखा जीवों के शरीर में उपापचय क्रिया, कौन क्रिया? उपापचय। उपापचय क्रिया मतलब कौन चीज अपना के खाना खवाए, खाना के बाद बहुत ऐसा हानिकारक पदार्थ होता है जरा शरीर के की करवा बाहर निकाल देवे का काम करवा ओकरे हम कथी कहवा उत्सर्जी पदार्थ सर उत्सर्जन कहवा। क्लियर हो गए ना? जैसे अपना के देखो खाना खा छे तो खाना खाए के बाद प्रोटीन आर बने छे, प्रोटीन विखंडन जब प्रोटीन टूटे छे तो प्रोटीन टूटे के बाद कथी अमोनिया में बने छे आ अमोनिया शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा विषैला पदार्थ है कि ना? अब विषैला पदार्थ है तो इस शरीर के नुकसान पहुंचाता है कि ना? पहुंचाता है। तो इस शरीर में रह के चाहिए ना? तो ई कथी हो गया उपापचय क्रिया के फलस्वरूप। जीवों में शरीर के उपापचय क्रिया के फलस्वरूप बने अपशिष्ट। अपशिष्ट मतलब कह दिल ना अपशिष्ट शरीर के लिए लाभदायक होता है या हानिकारक? हानिकारक। तो अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को कथी कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। अगर सीधा एक लाइन में याद करवाए जो उत्सर्जन केकरा कहे छै तो सीधा याद रखवाए जे जीवों में उपापचय क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्सर्जन बनने वाले हानिकारक पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहे छै। क्लियर हो गए ना? तो जैसे में क्लियर। अगला अगला कहे कौन चीज उत्सर्जी पदार्थ। अब देखो शरीर के लिए उत्सर्ज यानी कि जीवों के लिए उत्सर्जी पदार्थ कौन है? यानी देखो जल में रहे ओका उत्सर्जी पदार्थ कुछ और है, स्थल पर रहे ओका उत्सर्जी पदार्थ कुछ और है। तो सबसे पहले उत्सर्जी पदार्थ में केकरा कहवा है? देखो जे शरीर में अनावश्यक पदार्थ बन गए ना आ उ पदार्थ के हम बाहर निकालबे ना वह पदार्थ क्या कहलाता है? उत्सर्जी पदार्थ। जैसे में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया आर हो गया ई सब कथी है? उत्सर्जी पदार्थ। यूरिया आर कथी हो गया? उत्सर्जी पदार्थ। क्लियर हो गया ना? चलो एक डेफिनेशन देखा कहे वैसा पदार्थ जो शरीर के लिए अनावश्यक, अनावश्यक मतलब कथी ला लाभदायक होता है या हानिकारक? हानिकारक यानी कि अनावश्यक होता है ओकर शरीर में कोई काम ना होता है। वही बात अनावश्यक या कथी कहलक
विषाक्त होना। विषाक्त मतलब वो शरीर के नुकसान पहुंचाता है कि ना, पहुंचाता है। विषाक्त होते हैं उसे ही क्या कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ। जैसे में एग्जांपल याद रखिया, कौन सी है, यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के सूत्र कथी है, CO2। क्लियर। चला अब देखा, अब कौन सी है, जल संतुलन। तो जल संतुलन केकरा कहे, जैसे समझा, तो शरीर में अगर जल के मात्रा प्रॉपर रहते ना, यानी कि जितना शरीर में जल की मात्रा रहे के चाहिए, अगर उतना जल की मात्रा है शरीर में, हम कथी कहवाए, जल संतुलन है। अगर मान लो मिनिमम, अगर कम से कम एक दिन में कम से कम कितना लीटर पानी पिए के चाहिए, 5 से 6 लीटर। ओहे कभी कभी देखा जाए जो किसी कारणवश शरीर में की पानी के मात्रा कम जाए तो डॉक्टर कहे छे ना, जे शरीर में पानी की मात्रा कम है, कि पानी चढ़ावे के होता है ना, कहे छे। तो यह होय छे जे शरीर में अगर पानी के मात्रा कम जाए छे, तो ओहे मात्रा के अगर प्रॉपर ढंग से बनाए रखने के लिए कथी कल जाए छे, जल संतुलन कल जाए छे। अगर पूछा जाता है, जो मानव शरीर में जल की संतुलन, जल कितना मात्रा रहे के चाहिए, तो याद रखे कितना, 65%। जल कितना शरीर में रहे के चाहिए, 65%। कल्ला, ताकि जे भी क्रिया हो छे ना शरीर के अंदर, पाचन के क्रिया, जे भी क्रिया हो छे, उ सब के सब क्रिया कौन क्रिया द्वारा छे, जल पर ही निर्भर रहे छे। अगर मान ल जे जल न रहते शरीर में, तो पाचन की भी क्रिया अच्छा तरीका से प्रॉपर न होता है। तो जल कहीं ना कहीं अपना लेल के महत्वपूर्ण है कि ना, तो जल के बर्बाद करे के चाहिए ना, नल के खोल कर छोड़ के चाहिए ना, मगर उधर वाला रोड में है कि ना, खोल देलक छोड़ देलक, सरकारी है। हाँ, चला जल संतुलन में समझा की गई है, वैसे प्रक्रिया जिसके माध्यम से जीवों के शरीर में जल की मात्रा संतुलित होती है, उसे क्या कहते हैं, जल संतुलन। क्लियर हो गए ना, यानी कि जे माध्यम से जीवों के अंदर, जीवों के शरीर के अंदर जल की मात्रा प्रॉपर ढंग से उपलब्ध होता है, ओकरे हम कहते हैं जल संतुलन। यहाँ तक कोई दिक्कत। चला अगला, अगला कौन चीज है, अमोनिया। तो अमोनिया की कहे छे से समझा। अमोनिया जो है ना, एक प्रकार के लाभदायक पदार्थ है या हानिकारक पदार्थ मानव शरीर के लिए, से पहले बताओ। हानिकारक है कल्ला, देखो हानिकारक ऐसे एह लेल है, ताकि ई एक प्रकार के कथी है, विषैला पदार्थ है। आ ई बनै छे कैसे, तो अमोनिया जे बनै छे, उ प्रोटीन जब टूटे छे, प्रोटीन टूटे मतलब प्रोटीन जब विखंडन होय छे, यानी कि जब टूटे छे, तब अमोनिया के निर्माण होय छे। यहाँ तक क्लियर। वही बात लिखल गेले हन, जे हम अमोनिया केकरा कहबाय, प्रोटीन के विखंडन के स्वरूप, अमोनिया प्रोटीन के विखंडन के स्वरूप कौन चीज के निर्माण होय छे, अमोनिया के निर्माण होय छे। चला एक डिफिनीशन देखला, कहे छे जल में घुलनशील वह विषैला पदार्थ जो प्रोटीन के विखंडन से बनता है, उसे क्या कहते हैं, अमोनिया कहते हैं। अच्छा ये बताओ, अमोनिया जल में घुलनशील है कि ना, तो है। अमोनिया जल में घुलनशील है। आ ये अमोनिया जो है केकरा भी टूटे से बने छे, तो याद रखियो अमोनिया जो है प्रोटीन के विखंडन के कारण अमोनिया के निर्माण होय छे। पूछा जाता है एग्जाम में, जो अमोनिया किससे निर्माण होता है, तो याद रखियो अमोनिया जो है प्रोटीन जब विखंडित होता है, यानी कि प्रोटीन जब टूट जाता है, तब अमोनिया के निर्माण होता है। यहाँ तक क्लियर। चला गया अगला कहे टॉपिक है जंतुओं में उत्सर्जन। तो अपना के जंतु है कि ना, तो जंतुओं में उत्सर्जन समझा की गई है। तो जंतु कै प्रकार के है, दो प्रकार के है, एगो है एक कोशिकीय, एगो है बहुकोशिकीय। एगो है एक कोशिकीय, एगो है बहुकोशिकीय। तो यहाँ समझा एक कोशिकीय जंतु जो है, उ जंतु में कोई विशेष प्रकार के उत्सर्जन तंत्र न पायल जाए छे, मगर बहुकोशिकीय अपना के एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय कला, ताकि अपना के शरीर का एक कोशिका से मिलकर बनल है या बहुकोशिका से, बहुकोशिका से। तो देखो यहाँ समझा, तो एक कोशिकीय जीव जो है उमें किसी विशेष प्रकार के उत्सर्जन तंत्र न पायल जाए छे, मगर वही विपरीत में समझा, जे बहुकोशिकीय जीव जो है उ बहुकोशिकीय जीव में उत्सर्जन के लिए विशेष अंग पाल जाए छे।
तो यहाँ से अगर क्वेश्चन बनते तो पूछ सकलो हन जे एक कोशिकीय जीव जो होय छै उ उत्सर्जन के क्रिया किस माध्यम से करता है। तो याद रखियो एक कोशिकीय जीव जो है उ उत्सर्जन के क्रिया विसरण विधि से करे छै। कौन विधि से? विसरण विधि से। आ बहुकोशिकीय जीव जो है उ बहुकोशिकीय जीव में उत्सर्जन के क्रिया निम्नलिखित प्रकार से होय छै। यानी कि ओकरा अंदर बहुकोशिकीय जीव के अंदर उत्सर्जन अंग बहुत अच्छा तरीका से विकसित होय छै। यहाँ तक क्लियर? चलो अब लिखल है कौन चीज से समझा। कहे चाहे एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के जंतुओं में उत्सर्जन की क्रिया होता है। बता दिली हाँ दोनों जीव है एक कोशिकीय है वो में भी उत्सर्जन के क्रिया होय छै और बहुकोशिकीय है उ में भी उत्सर्जन की क्रिया होय छै। आगे एक कोशिकीय जंतु में उत्सर्जन तंत्र पायल जाय छै ना। हम पहले भी बतलिया जे एक कोशिकीय जीव होय छै उ में उत्सर्जनांग ना पायल जाय छै। आगे तो यह कौन विधि द्वारा करता है? तो विसरण विधि द्वारा। तो एक कोशिकीय जीव जो है वो उत्सर्जन कौन से विधि द्वारा कर जाता है? तो हाँ विसरण विधि द्वारा उत्सर्जन किया जाता है। जबकि बहुकोशिकीय जंतु में एक विशेष प्रकार का उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है जिसे उत्सर्जन अंग कहते हैं। यानी कि बहुकोशिकीय जीव जो है उनमें विशेष प्रकार के उत्सर्जन अंग पाया जाता है जेकरा हम कथी कहबा? उत्सर्जी अंग कहबा। यहाँ तक क्लियर हो गए ना? अगला अगला कौन चीज है? मनुष्य में उत्सर्जन। अपना के कौन चीज है के? मनुष्य है के कि ना? तो अपना के मनुष्य के तो अपना के कौन से वर्ग में रखल जाता है? वर्टिब्रेटा वर्ग में। अपना के कौन से संघ के जंतु है क्या? वर्टिब्रेटा संघ के जंतु है क्या? यहाँ तक क्लियर? चला देखा चला देखो कथी कहे छै। तो अपना के जे अंदर है जे ना उत्सर्जन अंग जो है उ सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन होय छै? तो अपना के अंदर अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जन अंग जो है वो कौन है? वृक्क है। कौन है? वृक्क है। तो यही कहे छै मनुष्य में जो उत्सर्जन जितना भी वर्टिब्रेटा संघ के जंतु होता है उस सब में वृक्क पाया जाता है कि ना? उस सब में वृक्क पाया जाता है। आ ओहे उत्सर्जन अंग के एक महत्वपूर्ण भाग है होता है वर्टिब्रेटा संघ के। वर्टिब्रेटा संघ के उत्सर्जन अंग सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो कौन है? वृक्क। कौन होता है? वृक्क। चलो लिखल है से समझ कहे चाहे मनुष्य के साथ समस्त मनुष्य के साथ समस्त यानी कि अपना के मनुष्य क्या है? तो मनुष्य के साथ साथ जे भी जीव जंतु होते हैं वर्टिब्रेटा संघ के उ सब मनुष्य के साथ वर्टिब्रेटा संघ के जंतुओं में वृक्क एक महत्वपूर्ण अंग है जो इसमें निम्नलिखित रचना पाई जाती है। तो देखो वर्टिब्रेटा संघ के जो जीव है ये अपना के कहना गया वर्टिब्रेटा संघ के जीव है कि ना? वही ना कहला हाँ यानी कि मनुष्य के साथ वर्टिब्रेटा संघ के जे भी जंतु है उस सब में उत्सर्जी अंग कौन होता है? वृक्क होता है। कौन होता है? वृक्क होता है। जैसे में समझा एग्जाम्पल एक दिल गए हैं आगे चित्त में है मूत्रवाहिनी मूत्राशय और मूत्र मार्ग। मूत्रवाहिनी मूत्राशय और मूत्र मार्ग इस है उत्सर्जी अंग के भाग। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो अब अगला पॉइंट कौन सी है? वृक्क। वृक्क है ना जरा कथी कहै छै? किडनी कहा छै। इंग्लिश में उतना ना याद है मगर याद रखे। चलो सबसे पहले जे वृक्क जो है किडनी हो उ कै गो पायल जाय छै? एगो मनुष्य में एक जोड़ी पायल जाय छै। एक जोड़ी कहे का मतलब कितना? दो गो। तो पूछा जाता है एक स्वस्थ मनुष्य में वृक्कों की संख्या होती है तो कितना? एक जोड़ी यानी कि काय गो? दू गो। एक रंग कैसन हो लाल भूरे रंग के या भूरे लाल रंग के। एक पूछता है जे लंबाई और चौड़ाई कितना होता है? तो लंबाई कितना होता है? 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना होता है? 5 से 6 सेंटीमीटर और मोटाई यानी कि एक व्यास कितना होता है? यानी कि 2.5 से 4 सेंटीमीटर।
यहाँ तक कोई दिक्कत ना। आ एक और पूछते वृक्क के जे आंतरिक भाग जो है, वृक्क के आंतरिक भाग के कथी कहल जाय छै, त वृक्क मज्जा कहल जाय छै। कथी कहबै, वृक्क मज्जा कहल जाय छै। आ ई में प्रवेश करे वाला के है ना, वृक्क में जे प्रवेश करता है ओकरा कथी कहबै, वृक्क धमनी कहै छै। आ जे बाहर निकलता है ओकरा कथी कहबै, शिरा कहै छै। यहाँ तक क्लियर हो गेलै। चलो तो इमे से केना केना क्वेश्चन पूछता है से समझ लो। पहला नंबर, मानव शरीर में वृक्कों की संख्या काय गो, एक जोड़ी। आ एक रंग कैसन, कैसन प्रकार के पाया जाता है, तो गहरे भूरे लाल रंग के पाया, सॉरी गहरे भूरे लाल रंग। आप पूछते हैं वृक्क जो है ना, वृक्क के आकृति कैसे होता है, तो वृक्क सीम देखल, सीम जे अपना के गांव में खा ना, सीम ना खा घीच घीच के, तो सीम के बीच देखला हन एकदम सी टाइप के है, तो सीम के बीच के समान होय छै। पूछा तो ये वृक्क जो है, वृक्क के आकृति होती है तो केकर, सीम के बीज के समान। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। सीम के बीज के समान होती है, करीब 10 सेंटीमीटर कथी होता है, लंबा होता है, और 5.6 सेंटीमीटर कौन चीज चौड़ा होता है, और 2.5 से 4 सेंटीमीटर मोटा होता है। इसके आंतरिक सतह को वृक्क मज्जा कहते हैं। यानी कि वृक्क के आंतरिक सतह के हम कथी कहबै, वृक्क मज्जा कहै छै। यहाँ तक क्लियर। आगे, इस जगह से जो वृक्क में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं, वृक्क धमनी कहते हैं। यानी कि जो वृक्क में प्रवेश करता है ओकरा कथी कहबै, वृक्क धमनी कहबै। कथी कहबै, वृक्क धमनी कहबै। तथा जो बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं, वृक्क शिरा कहै छै। चले देखो ई वाला जे भाग हो गेलै ई कथी कहलाई छै, शिरा कहबै, जेकरा वृक्क शिरा कहै छै। आ ई वाला भाग जे होय छै बाहर निकले छै ओकरा कथी कहबै, सॉरी उल्टा कहा गेलो, यानी कि जे वृक्क में प्रवेश करे छै उ कथी कहलाता है, वृक्क धमनी कहलाय छै। आ जे बाहर निकले छै ओकरा कथी कहलाय छै, वृक्क शिरा कहै छै। यहाँ समझ चित्त में ई वाला जे देखो, ई वाला जे भाग है उ कथी है, कुछ दूगो किडनी, सॉरी दूगो वृक्क पायल जाय छै ना, त वृक्क जे पायल जाय छै त देखो वृक्क जे पायल जाय छै, दाहिना वाला जे वृक्क होय छै उ थोड़ा कहाँ होय छै, नीचे होय छै। आ बायां वाला वृक्क कहाँ होय छै, थोड़ा ऊपर होय छै। नोट्स में देख लिया, चित्र में बहुत अच्छा तरीका से दिखाल गेला है। चला तो पूछा जाता है वृक्क कौन से साइड वाला वृक्क हल्का ऊपर होता है या कौन से साइड वाला वृक्क हल्का नीचे होता है। तो यहाँ समझा, जब बाया वाला जो वृक्क होता है वो कहाँ होता है, थोड़ा नीचे होता है। और दाया वाला वृक्क जो होता है वो थोड़ा कहाँ होता है, ऊपर होता है। अब वृक्क से जो छोटा एगो मोटी सी नलिका निकले छै ओकरा कथी कहै छै, मूत्रवाहिनी कहै छै। आ मूत्रवाहिनी जगह कहाँ जुड़ल होय छै, मूत्राशय में होय छै। ई क्वेश्चन अथी ग्रुप डी के पूछल है, जे मूत्रवाहिनी जो है मूत्राशय के कौन से सिरे पर जुड़ा होता है। तो आंसर देखिए, आंसर है कथी, अपर सिरा। अपर मतलब कथी, ऊपरी सिरा पर जुड़ल होय छै। अब मूत्राशय में जब मूत्राशय पूरी तरह लोड हो जाता है, यहाँ से अनुभव होता है जब मूत्र, यानी कि मूत्र उत्सर्जन करके यहाँ महसूस होता है। तेकरा बाद इस माध्यम से मूत्र मार्ग के माध्यम से हम उत्सर्जित पदार्थ के की करबा, मूत्र के शरीर से बाहर निकाल देवे। यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया। चलो तो एक बार असर सरी निगाह डालो नोट्स पर। कथे है मूत्रवाहिनी, एक पीछे हम चित्र बना दिले ना, मूत्राशय, मूत्र मार्ग और मूत्रवाहिनी इस सब के बारे में बतलिए रहा। चलो मूत्र मार्ग केकरा कहे से समझ। पहले कथी मूत्र वाहिनी है ना, तो मूत्र वाहिनी केकरा कहे से देखो। तो मूत्र वाहिनी में देखी गई है जे प्रत्येक वृक्क में, प्रत्येक वृक्क में, तो वृक्क के संख्या क्या होय छै, पीछे में भी बतलिए हन। तो वृक्क के संख्या क्या होय छै, 2 गो होय छै। प्रत्येक वृक्क में एक हाइलम, हाइलम से एक नली निकलती है, उसे ही क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी कहते हैं। यानी कि प्रत्येक वृक्क से एक बतलिए ना, अभी ये तुरंत चित्र पीछे बतलिए ना, जे प्रत्येक वृक्क में जे एक मोटी सी नली निकले छै, एक नली निकले छै, उ नली के ही का दिखा छै, मूत्रवाहिनी कहै छै। यह वृक्क के कौन से भाग से, शीर्ष भाग में उपस्थित होता है। तो ई वृक्क के कौन से भाग में उपस्थित होय छै, शीर्ष भाग में उपस्थित। कौन भाग में, शीर्ष भाग में उपस्थित होता है, जो वृक्क के माध्यम से कहा जाता है, बाहर निकलता है। जो वृक्क के माध्यम से बाहर
निकलता है। देखो ई में से सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो कौन बात याद रखवा है, सबसे पहला बात, जब मूत्र वाहिनी कहाँ से निकले है, तब वृक्क के कहाँ से, हाइलम से एक प्रकार के नली निकलती है, उस नली को ही कथी कहते हैं, मूत्र वाहिनी कहे छै। आ उ मूत्र वाहिनी जो है वृक्क के कहाँ उपस्थित हो छै, तो उ मूत्र वाहिनी जो है वृक्क के शीर्ष भाग में उपस्थित हो छै। यहाँ तक क्लियर। चला अब देखो कौन चीज कहे छै, मूत्राशय। तो देखा मूत्राशय, देखो मूत्र वाहिनी वाला जे नली होइ छै ओकरा जस्ट नीचे मूत्राशय पाल जाय छै, जहां पर की होइ छै जे मूत्र जो होइ छै वो पूरी तरह वहां पर संग्रहित होइ छै, संग्रहित होकर वहां पर की होइ छै इकट्ठा होइ छै। एकर आकृति जे होइ छै मूत्राशय के, मूत्राशय के जे आकृति जो है वो एक प्रकार के नाशपाती के जैसे थैलीनुमा संरचना पाल जाय छै। कैसन पाल जाय छै, नाशपाती के थैलीनुमा संरचना पाल जाय छै, ए ना। चला और ई जे होइ छै ई कहाँ, उदाग्र गुहा के पीछे रेक्टम से निकले छै। ई कहाँ मिले छै, तो उदाग्र गुहा के जे रेक्टम होइ छै ओकरा पीछे वाला भाग में ई बनई सॉरी मिलई छै। चला देखा कौन चीज लिखल है, कहता है प्रत्येक मूत्रवाहिनी के पीछे की ओर एक आकृति खुलती है, उसे ही क्या कहते हैं, मूत्राशय कहते हैं। यानी कि प्रत्येक मूत्रवाहिनी के पीछे एक आकृति खुलती है, ओकरे कथी कहबै, मूत्राशय कहै छै। हो गेलै। आगे यह कैसन होता है, तो बतलियन केकरा ऐसन होता है, नाशपाती के आकार जैसी थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, जो उदाग्र गुहा के कहा, पिछले भाग में कहा मिलता है, रेक्टम के नीचे। रेक्टम मतलब भेले जे मल त्याग वाला जे मल त्याग जे होइ छै ना, वहां पर ओकरा नीचे वाला भाग में ई पायल जाय छै। तो यहाँ से क्लियर हो गया। देखा इमे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, केना से समझा पूछता है, जे मूत्राशय की आकृति होती है, तो मूत्राशय की आकृति कैसे है, नाशपाती के समान के जैसी होती है। क्या कहे छै, नाशपाती के आकार की जैसी होती है। आई कहाँ पर मिले छै, तो उदाग्र गुहा के पीछे कहाँ पर, रेक्टम में पायल जाय छै। यहाँ तक क्लियर हो गया। चला आगे अगला कौन सी है, मूत्र मार्ग। देखो मूत्राशय से जैसी मूत्राशय हो जाता है, मूत्राशय में जब मूत्र पूरी तरह इकट्ठा हो जाता है, यानी कि सामान्य मनुष्य जो होता है एक दिन में कम से कम 1 से 1.5 लीटर मूत्र के निर्माण करे छै। मगर पानी देखो अपना के कितना कम से कम नहीं हो, कम से कम 3-4 लीटर पियात हुए ना, मगर मूत्र उतना निकले छै ना निकले छै। उ पानी जो हो जाए की हो छै, पाचन क्रिया में या और सब क्रिया में की हो छै, जो पूरी तरह यूज हो छै। अगर सिंपल समझो, अगर पाचन की क्रिया में पानी न रहता है तो शरीर में सही तरीके से कोई भी काम न होता है। यही लिए पानी जो है कम से कम रोजाना नहीं कम से कम 4 लीटर 5 लीटर पिए के चाहिए। हाँ कम से कम सुबह पहर उठ कर 1 लीटर पानी पी के चाहिए। चला देखा की गई है, देखो मूत्राशय के पीछे वाले भाग में एक नली निकलती है, उसे क्या कहते हैं, मूत्रमार्ग कहते। देखो मूत्राशय के नीचे जो एक प्रकार की नली निकले छै, उ नली के ही कथी कहबै, मूत्रमार्ग सॉरी हाँ मूत्रमार्ग कहते हैं। आगे कहता है मूत्रवाहिनी के तिकोने क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र हो जाए, तिकोने क्षेत्र में उपस्थित होता है, इसीलिए इसे मूत्राशय का क्या कहते हैं, ट्राइगोन कहते हैं। तब पूछा जाता है मूत्राशय का ट्राइगोन किसे कहते हैं, तब मूत्राशय मूत्रमार्ग के कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। चला यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला पॉइंट कौन सी है, अगला है वृक्क की संरचना। तब वृक्क की संरचना कैसे होइ छै, वृक्क की संरचना जो है ना एक कैप्सूल के समान होइ छै। के समान होइ छै, कैप्सूल के समान होइ छै, से ढकी होते हैं। एक प्रत्येक एक जो बाहरी भाग जो है वो बाहरी भाग के हम कथी कहबै, परास्त भाग कहबै। वृक्क के जो बाहरी भाग होता है ओकरा कथी कहबै, परास्त भाग कहबै। और जो अंदर वाला जो भाग होता है वो भाग के कथी कहबै, अंतस्थ भाग कहबै। वृक्क के बाहरी वाला भाग के की कहबै,
परास्त भाग और अंदर वाला भाग के अंतस्थ भाग कहबै। क्लियर हो गया। आगे एकर जे पिरामिड जे होय छै, जे एकर जे पूछते जे वृक्क के जे पिरामिड होय छै वो कितना होय छै, 15 से 16 पिरामिड पायल जाय छै। कितना? 15 से 16 पिरामिड जैसी संरचना पायल जाय छै। आ उ जे संरचना पायल जाय छै कैसन पायल जाय छै, शंकु। शंकु यानी कि जोकर के टोपी देखला हन, या बर्थडे बॉय वाला टोपी देखला हन, तो वही शंकु के समान पायल जाय छै। आ ई में छोटी छोटी जे होय छै ना, छोटी छोटी और लंबी लंबी कुंडलित संरचना पायल जाय छै। और वही संरचना के हम कथी कहै छियै, वही संरचना को हम कहते हैं नालिका कहते हैं। और नालिका में ही और वही नालिका को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन या वृक्क नालिका कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो जो लिखल है से फिर से एक बार समझ लो। देखो कथी कहल गया, वृक्क की संरचना किसके समान, कैप्सूल जैसी आकृति से क्या होता है, ढकी होती है। प्रत्येक वृक्क के बाहरी भाग को क्या कहते हैं, परास्त भाग कहते हैं। और तथा भीतरी भाग को क्या कहते हैं, अंतस्थ भाग कहते हैं। तब वृक्क के बाहरी भाग के परास्त भाग और अंदर वाला भाग के अंतस्थ भाग। समझ में ला। जहाँ दिक्कत हो वहां बता दे, ज्यादा लोड लेने वाला कोई बात ना। या 15 से 16 पिरामिड जैसी संरचना से बनी होती है। तब वृक्क जो है, वृक्क के जो संरचना है वो कायगो कितना पिरामिड से, 15 से 16 पिरामिड से बनी होती है। जिसे क्या कहते हैं, वृक्क शंकु कहते हैं। तब वृक्क शंकु कथी कहवा है, तब वृक्क के जे बनल हो छै, कथी बनल हो छै, वृक्क के जे संरचना जे पायल जाय छै ओकरे हम कथी कहै, 15 से 16 जे पिरामिड पायल जाय छै ओकरे हम कहै छियै। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। आगे प्रत्येक वृक्क में सूक्ष्म लंबी कुंडली संरचना पाई जाती है जो नालिका जैसी संरचना होती है। ये नालिकाएं क्या कहलाता है, नेफ्रॉन या वृक्क नालिका कहते हैं। वृक्क के अध्ययन के कथी, जे वृक्क के जे अध्ययन होय छै वो वृक्क के अध्ययन के कथी कहवा है, नेफ्रोलॉजी कहवा है। जे देखो वृक्क के जे अध्ययन करे छै तो डॉक्टर जे विशेषज्ञ होय छै, वो विशेषज्ञ जे डॉक्टर जे होय छै ओकरा देखो बोर्ड में लिखल छै नेफ्रोलॉजी कला, यानी कि नेफ्रॉन के अध्ययन के कथी कहवा है, नेफ्रोलॉजी कहवा है। ई याद रखे, ई पूछा छै जे नेफ्रॉन के अध्ययन को कहते हैं तो कौन चीज, नेफ्रोलॉजी। और हिंदी में पूछता है तो नेफ्रॉन विज्ञान कहै छै। यहाँ तक क्लियर। चल आगे अगला पॉइंट कौन सी है, नेफ्रॉन। ये ना तो नेफ्रॉन केकरा कहै छै से समझा। तो देखो प्रत्येक एक व्यक्ति में जो होय छै ना, नेफ्रॉन की संख्या कितना पायल जाय छै, लगभग कितना, 10 लाख। कितना, 10 लाख। आ एकर जे आकार जे होय छै उ कैसन होय छै, कप देखला चाय पिए वाला, हाँ तो वही कप के समान होय छै। और इसे ही क्या कहते हैं, वुमेन संपुट कहा छै। तो उ जब पूछता है जे नेफ्रॉन के जे कप जैसी संरचना जे पायल जाय छै उ संरचना के कथी कहबै, त वुमेन संपुट कहा छै। कथी कहबै, वुमेन संपुट कहा छै। अगला के जे कहता है जे यह ग्लोमेरुलस नामक कोशिका के एक जाल से, ई देखो ई जे जाल है ना भागल, माने कि जे घेरल है एकरे हम कथी कहै, ग्लोमेरुलस कहै छियै, है ना। ग्लोमेरुलस कहै छै होता है। चलो देखा कौन चीज लिखल है, दिखाई दे रहा है ना। चलो चलो कोई बात ना है। पर देखा प्रत्येक वृक्क में कितना, 10 लाख, यानी कि एक वृक्क होता है उ वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितना हो छै, 10 लाख। एकरा अगर माइक्रोस्कोप से देखबे ना तो ओकर एगो नेफ्रॉन की आकृति ऐसन है, तो ऐसा कितना है, 10 लाख है। अपना अपना जो है ना वृक्क जो है ना, वृक्क निकाल के और में से देखो जो इनमें कैसन कैसन, समझ गया। कहते हैं मगर करना नहीं, ना तो हमें फंसा देगा। चलो देखा गया था, प्रत्येक वृक्क में 10 लाख नेफ्रॉन होता है। इसकी संरचना किसके समान, प्याले यानी कि कप के समान होता है। इसे क्या कहते हैं, वुमेन संपुट कहते हैं। देखो ई वाला जो हो गए ना भाग, ई वाला जैसे का भाग हो गया, ये भाग हम कथी कहवा, वुमेन संपुट कहै छियै।
आगे, यह ग्लोमेरुलस इनकी कोशिका गुच्छा नामक रक्त कोशिकाओं कोशिकाओं को एक जाल से घेरता है। ये जाल सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, मैलफिगियन कहलाय छै। तो देखो ई वाला जे भाग जे पाल जाय छै, तो ई वाला भाग के कथी कहै छै, मैलफिगियन कहल जाय छै। चल आगे देखो की कहै छै, वृक्क के समीपस्थ और दूरस्थ कुंडलित भाग को समीपस्थ कुंडलित कहते हैं। यानी कि देखो समीपस्थ कुंडलित भाग अवरोही चाप कहलाता है, जबकि दूरस्थ कुंडलित भाग को क्या कहते हैं, प्रातंस्त प्रातंस्त भाग में क्या कहता है, अधिरोही चाप बनता है। ये लिखा गेल हाँ, देखो कथी कहलक हन, समीपस्थ कुंडलित भाग तथा दूरस्थ, यानी कि समीपस्थ कुंडलित भाग के कथी का अब रोही चाप कहै छै। देखो एकरा नजदीक में है ना, तो ई जे है गोलू अथी बोमेन संपुट के जे नजदीक में है, तो एकरा कथी कहै छै, अवरोही चाप कहै छै। आई देखो बोमेन संपुट से दूर है कि ना, कथी कहै, अधिरोही चाप कहलाता है। और कौन चीज, अधिरोही चाप नाम छूट गया, अच्छा लिख लिया। और इसके बीच के भाग को क्या कहते हैं, हेलना का चाप कहते। देखो ई वाला जे एना का जे ई लूप जे हो गले ना, से ई वाला जे लूप हो गला, एहे लूप के हम कथी कहै छै, हेलना के लूप कहै छै या हेलना के चाप कहै छै। और आकर संग्राहक नलिका में खुलता है और अंत में मूत्रवाहिनी से जाकर जुड़ जाता है। तो ये देखो अंत में जाकर कहाँ जुड़ गेला, संग्राहक नलिका, आ ई संग्राहक नलिका जो है उ अंतिम रूप से जाकर कहाँ जुड़े छै, मूत्रवाहिनी में जाकर जुड़ जाय छै। यहाँ तक की दिक्कत ना हाँ, मगर याद रखियो जे एक नेफ्रॉन में, अगर क्वेश्चन बहुत बार पूछे छै, जे एक नेफ्रॉन में सॉरी नेफ्रॉन के प्रत्येक वृक्क में, तो प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितना होता है, 10 लाख। एक आकृति कैसन होता है, कप के समान है ना, और कप के समान जे होय छै संरचना, ओकरा कथि कहै, बोमेन संपुट कहै छै। आ बोमेन संपुट जे देखो ई जे होय छै, ई रक्त के कोन चीज समीप होत है, एकरा ग्लोमेरुलस कहल जाय छै। आ देखो ग्लोमेरुलस के जे जाल नहीं था संरचना जो पायल जाय छै, ओकरा कथि कहै छै, पिगमिलियन सॉरी मैलपिनियन कहल जाय छै। अगला आ इहो याद रखियो जे ई जे नेफ्रॉन के जे होय छै, नेफ्रॉन के जे ई झूले जैसे जे संरचना पायल जाय छै, त ई झूले जैसे संरचना के हम कथि कहबै, हेलना के चाप कहै छै। आ नेफ्रॉन अंतिम रूप से कहाँ जाके मिले छै, त मूत्र वाहिनी में। यहाँ तक कोई दिक्कत ना हाँ, चल ठीक है, एक बार देख ला हाँ, एक बार सरसरी निगाह डाल अपना, ताकि सुने में आराम होता है। हो गला, कोई दिक्कत ना चल रहा है।